Hello everyone, welcome to your class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community, and please share your comment in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली आज का क्लास भी हमारा रहेगा मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर ही, जहाँ पर हमने मैट्रिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और वेक्टर में भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने बेसिक जो कार्टेशियन सिस्टम है, कोऑर्डिनेट है, उसको सीख चुके हैं। फिर हमने स्फेरिकल, उसके बाद सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी हमने सीख लिए। अब हम धीरे धीरे इसमें इंटीग्रेशन सीखेंगे, मतलब वेक्टर इंटीग्रल को धीरे धीरे सीखने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। तो अगर आप मैथ फिजिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये क्लास तो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। एंड ऑल्सो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज मैथ फिजिक्स सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है और एक मेजर सब्जेक्ट भी है, तो आपको तो ये पूरा पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये कुछ शेड्यूल है हमारे फिजिकम एकेडमी के तरफ से, जहाँ पर आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर मतलब 3 महीनों के अंदर पूरा का पूरा आईआईटी जैम एंड सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे आप देख सकते हो अभी जुलाई महीना चल रहा है और हमारे फिजिकम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अभी मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास अभी स्टार्ट है। ऐसे ही अगस्त, सितंबर में भी ऐसे शेड्यूल के मुताबिक क्लास हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। सो वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास, बट वन थिंग, जो बच्चे हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो एग्जाम के रिगार्डिंग या आप कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज पूछकर अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। और इस पे आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स, हैंड रिटन नोट्स एंड POIQ की सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, और डेली बेसिस में आपको हर दिन हर एक पोर्शन से क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर भी आपको उसी दिन ही मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फर्दर स्टडी के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स अस बिगिन। हम स्टार्ट करते हैं आज का वेक्टर का क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें क्या सीखे थे, हमने सीखा था लाइन इंटीग्रल। तो अब हम सीखने वाले हैं सरफेस इंटीग्रल। तो हम सरफेस इंटीग्रल को कैसे लिखते थे, हम सरफेस इंटीग्रल में ऐसे दो इंटीग्रेशन साइन, ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट ds डॉट इन कैप, ठीक है। ये किसके लिए, फॉर ओपन एंड क्लोज्ड कर्व, ठीक है, या फिर एरिया, कर्व नहीं एरिया ही लिख लीजिए, ठीक है। तो ये है ओपन और क्लोज एरिया के लिए, ठीक है। तो सर ये चीज़ है क्या, तो हमने पहले दिन जो सीखे थे कि जो लाइन इंटीग्रल हमने इससे पहले सीखे थे, लाइन इंटीग्रल, ओके। तो लाइन इंटीग्रल में हमने कैसे किए थे कि एक इंटीग्रेशन साइन ए वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे हम इस एक वेक्टर का लाइन इंटीग्रल निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन अब एरिया किससे बनता है, दोनों हाइट x और y से, मतलब ये हो गया x और ये हो गया y। अगर आप एक बॉक्स मान लीजिए, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आपको इसका जो x एक्सिस में उसका लेंथ जानना होगा और y एक्सिस में उसका भी लेंथ जानना होगा। फिर आप अगर उस दोनों का मल्टीपल कर दें तो तभी तो आपको उसका एरिया मिल जाएगा, x डॉट वाई करें तभी तो आपको इसका एरिया मिलेगा, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल में भी ऐसे ही होता है कि सरफेस इंटीग्रल को हम लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रल को हम लिखते हैं ऐसे, डबल इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर आखिर है क्या, तो आप थोड़ा सा इस ड्राइंग को फॉलो कीजिए, ठीक है। वेट अ सेकेंड। तो इस ड्राइंग पे आप देखिए, ये जो एक कर्व है ये हो गया हमारा एक एरिया, तो है ए वेक्टर, ठीक है।
तो ये हो गया, हमने एक कार्व ले लिया जिसका एक एरिया एलिमेंट होगा, इसका एक वेक्टर फील्ड का, इस वेक्टर फील्ड का एरिया जो है ये वाला कार्व आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक छोटा सा पार्ट ले लिए जो है हमारा ये वाला ds पार्ट। ठीक है, तो हम इसका सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें निकालना होगा ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, अब ds वेक्टर कैसे निकालें, ds वेक्टर हो जाएगा, ये जो आप सरफेस लिए है, ये वाला जो सरफेस आपने लिए है, इसका मैग्नीट्यूड एंड इसका एक नॉर्मल वेक्टर या फिर इसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप ड्राइंग पर भी ये फॉर्मूला लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा ये हो गया सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऐसे डबल इंटीग्रेशन साइन से और नीचे एस लिखकर हम डिनोट करते हैं। तो एफ वेक्टर का अगर हम सरफेस इंटीग्रल निकालें तो एफ डॉट ds वेक्टर, तो वो हो जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रल। अब ds वेक्टर हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ले लिया है आर यू एंड आर बी। आपको पता ही है एरिया निकालने के लिए आपको दोनों मैग्नीट्यूड ज़रूरत होगा और उसका आपको क्रॉस करना होगा। ठीक है, तो अगर ds निकालने तो ds कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर दोनों पॉइंट लिया गया है u एंड v, तो आर यू डॉट आर वी एंड उसका मॉड, ठीक है, क्रॉस आर वी एंड ये जो एरिया लिया गया है वो है ds। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं, ऐसे तो आप एक यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं या फिर उसका नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एफ वेक्टर डॉट एन कैप डॉट ds। ठीक है, तो ऐसे अब एक एरिया का सरफेस इंटीग्रल निकाल सकते हैं, एक सरफेस का उसका इंटीग्रल आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। तो ये तो हो गया सर हमारा फॉर्मूला, लेकिन हम इसको अप्लाई कैसे करें, तो इसका अप्लाई आपको सीखने के लिए हम करेंगे बहुत सारे मैथ का प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहीं तक था, जो फॉर्मूला था वो यहीं तक था, आप इसको थोड़ा सा मार्क करके लिख लीजिए। सरफेस इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होता है वो यहीं तक है। ठीक है, कौन सा वाला मार्क कीजिएगा, वेट अ सेकेंड। तो ये वाला जो फॉर्मूला आप लिखे हैं इसको थोड़ा मार्क करके लिख लीजिए, क्योंकि यही है सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैथ कर लेंगे। ठीक है, तो वेट अ सेकेंड, हमारा जो आज का पहला मैथ है उसमें कहा गया है कि फाइंड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट ds व्हेयर एफ वेक्टर हमें क्या दिया गया है, y z i कैप प्लस z x j कैप प्लस x y k कैप। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि एंड एस इज द, एस मतलब सरफेस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है, एक स्फीयर का पार्ट है जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, which lies in first octane। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कहा क्या गया है कि आपको सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है, इसका एक वेक्टर आपको दिया गया है, उसका सरफेस इंटीग्रल आपको निकालना है। एंड वो सरफेस कैसा है, वो सरफेस है एक स्फीयर का पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑक्टेन। ठीक है, तो सर अब सरफेस का तो पार्ट हमने समझ लिया, लेकिन फर्स्ट ऑक्टेन क्या है, तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका एक स्फीयर। ठीक है, वेट, इसको क्या ड्रॉ कर सकते हैं यार काफ़ी हद तक। ठीक है, और एक यहाँ से भी ड्रॉ कर लेते कुछ अर्थ की तरह। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेना। ठीक है, ये एक स्फीयर है। अब अगर आप देखिए
इसका एक स्फीयर को हम कितने बारियों में काट सकते हैं, ठीक है, कितने बारियों में काट सकते हैं। तो अगर ये हो गया फर्स्ट, उसके उस तरफ है ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड एंड ये हो गया, तो आपको कहा गया है कि ये एक पार्ट है, मतलब एक स्फीयर का एक पार्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं सरफेस इंटीग्रल। तो सर हमें क्या लेना होगा, हमें सिर्फ इसका सरफेस लेना होगा, ठीक है। इसका अगर हम पूरा का पूरा स्फीयर ले ले तो क्या हो जाएगा सर, अगर आप स्फीयर लेंगे तो वो तो वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा, लेकिन हम तो अभी सीख रहे हैं सरफेस इंटीग्रल। तो हमारा जो काम है वो है सिर्फ से हमें काम है सरफेस से, ठीक है। सरफेस मतलब वो होता है 2D, ठीक है। अब सर फर्स्ट ऑक्टेन कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑक्टेन ये वाला, ये जो पोर्शन है ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑक्टेन, फर्स्ट ऑक्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सर फर्स्ट ऑक्टेन कहने का क्या जरूरत था, कि हम तो मान लेते थे कि एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये डिनोट करने का क्या जरूरत था। इसका डिनोट करने से आपको बाद में लिमिट पुट करने में आसानी होगा, या जो क्वेश्चन देने वाला है वो किस लिमिट पे आपका आंसर चाह रहे हैं वो से डिनोट कर रहे हैं। तो कैसे, वो हम धीरे धीरे जब क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो एक चीज देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो हमारा वेक्टर दिया गया है वो क्या है, वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, ये जो आपको एक वेक्टर दिया गया है। लेकिन ये किस में है, ये तो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। लेकिन जो हमारा सरफेस दिया गया है वो किस में है, वो है एक स्फीयर का पार्ट। स्फीयर का जो पार्ट है वो क्या है, सर्कुलर। तो हम क्या इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर सकते हैं, नहीं, हमें किस में ट्रांसफर करना होगा, हमें करना होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखे थे उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको तो एक प्रॉब्लम दिया गया था, ठीक है, लेकिन अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं जानते तो इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते, या फिर निकाल सकते तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो ऐसे आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स हमारा क्या हो जाता, एक्स होता आर साइन थीटा कॉस फाई, ये तो आपको याद ही होगा। y क्या होता है हमारा, r साइन थीटा साइन फाई, एंड z हमारा क्या हो जाता, r कॉस थीटा, ओके। तो ये है। अब देखिए हमारा जो स्फीयर दिया गया है उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। स्फीयर का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर हो जाता है हमारा रेडियस। तो यहाँ से हमें आर क्या मिल रहा है, आर जो मिल रहा है हमें वो है 1। तो देखिए अगर हम आर का वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई, ओके। वाई हमें क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है साइन थीटा साइन फाई, ओके। एंड जेड हमें क्या मिल रहा है, जेड हमें मिल रहा है कॉस थीटा, ओके। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए लिमिट, ठीक है, तो इसका ही हम बात कर रहे थे। तो लिमिट क्या होगा, तो लिमिट तो आप एक चीज देख लीजिए, हम जब थीटा की बात करते हैं, जब हम थीटा की लिमिट का बात करते हैं तो आप एक चीज देखिए, अगर हम जो फर्स्ट ऑक्टेन लिया है इसमें देखिए ये वाला पार्ट, ये ट्रायंगुलर पार्ट तो ऐसे शेप बना रहे हैं, तो इसमें थीटा जब एक्स एक्सिस में होगा तो थीटा मिनिमम हमारा क्या आएगा, थीटा मिनिमम तो हमारा 0 आएगा, और थीटा मैक्स का क्या आएगा, मैक्स आएगा π/2। जब y एक्सिस पे चला जाएगा तो एंगल कितना बनेगा, π/2 और मिनिमम 0। तो हमारा थीटा का लिमिट तो बन गया
0 to π/2। ओके, अब बारी है फाई का। फाई का लिमिट क्या होगा? तो बेसिकली स्फीयर में फाई का लिमिट क्या था? 0 to 2π होता। लेकिन अब देखिए ये जो बीच में जो स्फीयर हमने ड्रॉ किया है, ये वाला स्फीयर में अगर अब इसको देखें, ठीक है, वेट अ सेकेंड, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ये जो बीच वाला स्फीयर है, जो ये वाला, ठीक है, जो ये वाला स्फीयर है, इसको क्या करा जा रहा है? इसको 4 भागों में डिवाइड करा जा रहा है। ठीक है, वेट अ सेकेंड, इसको जो हम कर रहे हैं, वेट, इसको हम 4 भागों में डिवाइड करें, ये एक बीच में और ये एक बीच में। ठीक है, और जो फास्ट ऑक्टेन कहा गया है तो ये वाला। ठीक है, तो जब हम स्फीयर लेते हैं तो हम पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा क्या होता है? 0 to 2π। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? हम अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट, तो इसका लिमिट क्या होगा? जब ए पॉइंट पे होगा तो 0, और जब बी पॉइंट होगा तो π/2। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि फाई का लिमिट 0 to π/2। तो आपको, आप सभी को अब आ गया कि कैसे हम लिमिट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चल गया? हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर लिया, फिर रेडियस निकाल लिया, और इसका लिमिट भी हमें पता चल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम इसका जस्ट सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे और इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमारा ए वेक्टर क्या था? ए वेक्टर जो हमारा था yz i कैप प्लस zx k कैप प्लस xy k कैप। ठीक है, अब हम इसमें जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। तो y हमारा क्या हो जाएगा? y होगा साइन थीटा साइन फाई। z हमारा क्या होगा? कॉस थीटा डॉट आई कैप। z हमारा क्या है? कॉस थीटा। x हमारा क्या है? कॉस, वेट अ सेकेंड, x हमारा क्या था? x हमारा था साइन थीटा कॉस फाई। ओके, तो x हमारा जो हो जाएगा, वेट, तो x का वैल्यू पुट कर देते हैं। अब x हो जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस फाई जे कैप प्लस x है हमारा साइन थीटा कॉस फाई, और y है हमारा जो साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, के कैप। अब हमें करना क्या होगा? हम इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो इंटीग्रेशन कैसे लिखते थे? सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ए वेक्टर तो हमें मिल चुका है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, अब बारी है ये ds वाला पार्ट हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो एरिया एलिमेंट होता है वो आपको पता है वो क्या होता है? वो होता है r² साइन थीटा d थीटा d फाई r कैप। ठीक है, ये है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो सर सिर्फ आप r कैप क्यों लिए? थीटा कैप का भी तो टर्म था, फाई कैप का भी तो टर्म था, लेकिन हम r कैप का ही टर्म क्यों लिए? तो देखिए, अगर आप वेट अ सेकेंड, हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो एक चीज़ देखिए, हमने फास्ट ऑक्टेन में लिया है, तो फास्ट ऑक्टेन में अगर ये पॉइंट ले लेते हैं तो इसका जो रेडियल वेक्टर, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? ये तो रेडियल वेक्टर ही डिनोट कर रहा है, जो है हमारा r कैप। ठीक है, फास्ट ऑक्टेन में अगर आप कोई भी पॉइंट ले ले तो वो क्या हो जाएगा? वो r कैप ही डिनोट करेगा। तो हमें किस टर्म का ds चाहिए? r कैप का, इनका ds टर्म ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने थीटा कैप और फाई कैप का टर्म जो है वो नहीं लिया। ठीक है, तो हमें ds मिल गया, ए वेक्टर भी मिल गया। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो r² हमारा क्या था? r तो हमारा 1 था, तो यहाँ से मिल गया साइन थीटा थीटा d फाई r कैप। ठीक है, लेकिन इसमें जो यूनिट वेक्टर है वो किस में है? i कैप।
जे कैप एंड के कैप, लेकिन यहाँ पर क्या है आर कैप, तो हमें आर कैप को चेंज करना होगा आई कैप, जे कैप एंड के कैप में। तो आर कैप हमारा क्या होता है, आर कैप होता है हमारा साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। तो आप देख सकते हैं एक मैथ करने के लिए आपको एरिया एलिमेंट में भी चाहिए, आपका जो यूनिट वेक्टर का वैल्यू है वो भी आपको चाहिए। तो हमने जो बेसिक सीखे थे वो कितना इंपॉर्टेंट होगा आपको मैथ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब जो हमारा आ रहा है डीएस, वो हमारा क्या है, डीएस हो जा रहा है हमारा, वेट अ सेकेंड, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं सिर्फ आर ही साइन थीटा ही होगा, क्योंकि आर तो हमारा क्या है, आर तो हमारा 1 है। तो साइन थीटा डी थीटा डी फाई डॉट ये वाला साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा। ये जो मैथ होगा इंटीग्रल का वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। कॉस थीटा ठीक है, तो इसका अगर डॉट प्रोडक्ट करते तो आपको क्या मिल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई डी थीटा फाई आई कैप प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई से पहले डी थीटा डी फाई हो जाएगा, डी थीटा फाई जे कैप प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है ओके। तो ये मिल गया हमें डीएस वेक्टर। अब हम कर देंगे इसका सरफेस इंटीग्रल। तो ए वेक्टर डॉट डीएस, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा कुछ इस तरह से कि ए वेक्टर हमारा क्या था, एक वेक्टर था साइन थीटा साइन फाई कॉस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा जे कैप प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई जे कैप, ओके। तो यही था आपका ए वेक्टर जो हमने यहाँ पर निकाल चुके थे। इसका सिर्फ हमने जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ही हमने लिख लिया एक साथ। तो और डीएस हमारा क्या आ रहा है, वो ये इस टर्म फिर से हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम इसका कैलकुलेशन आपको लिख रहे हैं। आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो हमें मिलेगा सरफेस इंटीग्रल 3 साइन क्यू थीटा साइन फाई कॉस फाई कॉस थीटा डी थीटा फाई, ठीक है। तो आप चेक कर लेंगे कि अगर आप इससे डीएस को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह से टर्म मिल जाएगा। तो इसमें देखिए थीटा है एंड फाई है, ठीक है। तो इसको हम दोनों अलग पार्ट में भाग कर लेते हैं। तो 3 है कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। थीटा का लिमिट क्या था 0 टू π/2, तो थीटा को अलग से लिख लेते हैं साइन 3 थीटा डॉट कॉस थीटा डॉट 3 थीटा। अब फाई को हम लिख लेते हैं, फाई का लिमिट क्या था 0 टू π/2, वो भी सेम था। तो लिमिट क्या हो जाएगा कॉस फाई डॉट साइन फाई डॉट डी फाई, सॉरी डी फाई हो जाएगा डी फाई, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो अगर अब ये जो पहला वाला टर्म है इसको अगर हम इंटीग्रेशन कर ले, अलग पेज पे चले जाते हैं कि हमारा सरफेस इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, जो है ए वेक्टर डॉट डीएस, वो है हमारा 3 0 टू π/2 साइन क्यू थीटा कॉस थीटा डी थीटा
डॉट 0 to π/2। अब फाई का टर्म कॉस फाई डॉट साइन फाई डी फाई। ठीक है, अब बारी है इसका इंटीग्रेशन निकलने का। तो अगर हम साइन थीटा को p मान ले तो कॉस थीटा डी थीटा हमारा क्या आ जाएगा, dp। तो यहाँ से आ जाएगा p³ डॉट dp। ठीक है, हम लिमिट को चेंज इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम फिर से इसको साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम इसके सामने हाफ डॉट कर दें तो 0 to π/2 2 cos फाई साइन फाई डॉट फाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो पहला वाला टर्म है वहाँ से तो आ जाएगा 3/4 डॉट हाफ 0 to π/2 साइन 2 फाई डी फाई। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे कि 3 साइन 4 थीटा / 4, लिमिट था हमारा 0 to π/2। अब साइन 2 फाई का इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा कॉस 2 फाई, एक माइनस साइन आएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर 2 और सामने 2 था वो 4 हो जाएगा, लिमिट क्या होगा 0 to π/2। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, अगर 3/4 हम कॉमन ले लें तो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 2 फाई, लिमिट है हमारा 0 to π/2। ठीक है, तो अगर हम इसका वैल्यू पुट कर दें तो क्या मिल रहा है हमें, 3/4 साइन π/2 का क्या होता है 1 1, 0 का -0। अब cos 2 फाई मतलब क्या आ जाएगा हमारा cos पाई हमारा क्या आता है, cos पाई हमारा आता है 1 एंड जो हमारा है cos 0 तो वो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो अगर हम वेट अ सेकेंड, यहाँ पर cos पाई तो है हमारा -1 -1 +1 और यहाँ पर और एक +1। ठीक है, तो सॉरी इसमें थोड़ा सा गलती हो गया, वेट अ सेकेंड, तो इरेज कर देते हैं। हाँ, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दे तो हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है 3/4 साइन π/2 का होल 4 माइनस साइन 0 का 4 माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, ये आ रहा है आपको। अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिलेगा, लेकिन एक चीज़, ये तो मल्टीप्लिकेशन में था, ये थोड़ा ही ना माइनस था, ये तो ब्रैकेट के अंदर था ये माइनस वाला साइन, तो ये माइनस तो अंदर चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया है यहाँ पर, इसीलिए कन्फ्यूजन आ रहा था क्योंकि हमने जो मल्टीप्लिकेशन था उसको नहीं लिखा, हमने माइनस साइन दे दिया और माइनस साइन से हो गया हमारा कन्फ्यूजन। ठीक है, तो वेट इसको फिर से लिख लेते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है कि 3/4। ठीक है, और ये तो कॉमन नहीं आएगा, 4 क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा हमारा 16। ओके, तो पहला वाला टर्म से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन π/2 4 माइनस साइन 4 0 मल्टीपल बाई माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0। ओके, इसका ये था होल मल्टीपल, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3/16, पहले टर्म में साइन π/2 मतलब 1, देन यहाँ से क्या मिल रहा है
यहाँ से मिल रहा है 0 माइनस 0 इंटू माइनस कॉस पाई मतलब +1 और कॉस 0 मतलब +1, तो हमें क्या मिल रहा है 3/16 इंटू 1 इंटू 2, जहाँ से हमारा आंसर आ गया 3/8। तो ये है हमारा। ओके, तो आपको सरफेस इंटीग्रल करना आ गया। कैसे? आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें एक वेक्टर दिया गया था, उसका बोला गया था कि एक स्फीयर का पार्ट है वो एरिया, और हमें निकालना है उसका सरफेस इंटीग्रल फर्स्ट ऑक्टेन में। तो हमने क्या किया, हमने देखा ये तो सर्कल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करना होगा। तो हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर लिया। फिर फर्स्ट ऑक्टेन से हम इसका लिमिट जान चुके हैं। एक स्टेप में हमने क्या किया, हमने किया इसका ds जो है वो वाला टर्म को हमने पता कर लिया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा। फिर हमने a.ds कर लिया और एक दोनों में टर्म भाग कर लिया। ये हो गया थीटा का पार्ट, ये हो गया हमारा फाई का पार्ट। फिर हमने कर दिया इसका इंटीग्रेशन करके हमने लास्ट में वैल्यू पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 3/8। ओके, तो आपको आंसर मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से हम और एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ क्वेश्चन से ही सरफेस इंटीग्रल को समझेंगे। तो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो है फाइंड इंटीग्रेशन y dx dy फॉर एरिया 2। ठीक है, जो एरिया एक ड्राइंग है जो शो कर रहा है आपका उसका जो सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो अब ड्राइंग कैसे दिया गया है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, अब हमें जो ड्राइंग दिया गया है वो है कुछ इस तरह से, ये वाला सॉरी इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं। वेट, एक बॉक्स है, हाँ, तो एक बॉक्स है ऐसे। ठीक है, जो है हमारा ब्लू कलर का, वेट, जो है हमारा ब्लू कलर का, अरे क्या हो गया इसका, ये पहला वाला बॉक्स है और ये कुछ ऐसा है। ठीक है, और दूसरा जो एक एरिया दिया गया है वो येलो कलर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो दूसरा बॉक्स जो दिया गया है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्राइंग जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है। ये वाला, ये बॉक्स दोनों आपको दिया गया है और आपको निकालना क्या होगा, आपको निकालना होगा ये जो दोनों बॉक्स दिया गया है इन दोनों का आपका एरिया। ठीक है, तो पहला जो लिमिट है ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, एंड यहाँ पर लिमिट है पॉइंट है π/4। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये दिया गया है आपको 0, 2। ठीक है, और ये एक्सिस है x, ये एक्सिस है y। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ये दोनों एरिया है, एक एक्स एक्सिस में जिसका है 0 to π/2 एंड π/2 पाई, एंड ये छोटा वाला बॉक्स है इसमें इसका हाइट y एक्सिस में 2 है, एंड जो बड़ा बड़ा बॉक्स है येलो का वो उसका y एक्सिस में हाइट है 4। ठीक है, तो आपको निकालना होगा इसका एरिया। लेकिन सर हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें तो एक स्फीयर था, वो एक कॉन्टिन्यूस था, लेकिन यहाँ पर तो दोनों का हाइट सेम नहीं है, तो हम कैसे निकालें इसका एरिया। तो इसको हम निकाल सकते हैं बारी बारी में। पहले हम ये ब्लू बॉक्स का एरिया निकाल लेंगे, फिर हम ये दूसरे वाला जो येलो कलर का बॉक्स है इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो देखिए हमारा आएगा, हमें किस फॉर्मूला से निकालना होगा, फाइंड y dx dy। ठीक है, तो आई हमारा क्या आएगा, y dy इंटीग्रेशन dx, क्योंकि एक सरफेस इंटीग्रल है, आप दोनों इंटीग्रेशन एक साथ लिख सकते हैं या बारी बारी में। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन y dy इंटीग्रेशन dx।
इस बॉक्स को हम मान लेते हैं ये फर्स्ट बॉक्स है और ये दूसरा बॉक्स है, तो ये हो गया 1 के लिए, ये हो गया हमारा 2 के लिए। ठीक है, अब हमें क्या काम है, हम इसका लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो y dy है किसके लिए, फर्स्ट बॉक्स के लिए। फर्स्ट बॉक्स में y कहाँ से कहाँ तक है, 0 0, यहाँ से 0, यहाँ से 2 तक, तो लिमिट हो जाएगा हमारा 0 to 2। देन जो है हमारा dx मतलब x का लिमिट कहाँ से है, 0 to π/2, तो लिमिट हो जाएगा 0 to π/2। अब प्लस देन सेकेंड बॉक्स में y का लिमिट कहाँ से है, यहाँ पर तो 0 है, ये 0 पॉइंट है, और यहाँ क्या है 4, तो लिमिट हो जाएगा 0 to 4y dy प्लस dx का लिमिट मतलब x का लिमिट क्या हो जाएगा, π/2 2 पाई। ठीक है, लिमिट आपको समझ में आ गया। अब हम इसका सिर्फ सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो y dy क्या हो जाएगा हमारा y²/2, लिमिट है 0 to 2 डॉट dx क्या है हमारा x हो जाएगा, x का लिमिट है 0 to π/2, देन फिर से y²/2 लिमिट हो जाएगा 0 to 4 डॉट x लिमिट हो जाएगा सॉरी 0 नहीं, π/2 टू पाई, π/2 टू पाई। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिल रहा है, 4/2 प्लस 0, ठीक है, इंटू यहाँ पर π/2 माइनस 0, ठीक है, प्लस 4/2 माइनस 0 एंड यहाँ पर पाई माइनस π/2। ठीक है, तो ये 0 यहाँ पर प्लस लिखा है हम, लेकिन ये माइनस होगा, तो 0 है तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 इंटू π/2 प्लस 2 इंटू π/2, तो हमारा आखिर में जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर हमने गलती कर दिया। यहाँ पर क्या गलती हो गया हमसे, हमने किया क्या, इसमें 2 का वैल्यू ही पुट कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो इस दोनों जगह गलती हो गया। तो देखिए अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें 4 का, क्योंकि लिमिट क्या था 0 to 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 4 16, तो यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पाई प्लस 4 पाई, तो आंसर हमारा आ जाएगा 5 पाई। ठीक है, तो ये जो सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल जो हमें दिया गया है y dy डॉट dx, वो हमारा आंसर क्या आया, सॉरी 5 पाई। ठीक है, तो आंसर आया हमारा 5 पाई। ठीक है, तो देखिए कैसे आसान तरीकों से अब एक दो सरफेस का एरिया इंटीग्रल निकाल पाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये है IIT का क्वेश्चन, IIT जैम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये है आपका IIT जैम का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ठीक है, आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना होगा एफ वेक्टर का, एफ डॉट dx। ठीक है, आपको एफ वेक्टर जो दिया गया है वो है जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप माइनस 3y² जेड के कैप। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि एस मतलब सरफेस इज सिलिंड्रिकल। ठीक है, सरफेस कैसा है, सिलिंड्रिकल, इसका इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल टू 16 इन फर्स्ट ऑक्टेन, जहाँ पर है हमारा लिमिट जेड का 0 to 5। ओके, तो आपको कहा गया है कि आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना होगा किसका, एक वेक्टर दिया गया है और सरफेस हमारा कैसा है, सिलिंड्रिकल, जिसका इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल टू 16 इन फर्स्ट ऑक्टेन जेड इक्वल टू 0 to 5। ठीक है, अब करते हैं हम इसका सॉल्यूशन।
ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो सिस्टम हमें दिया गया है वो क्या है, वो सिलिंड्रिकल सिस्टम है, सिलिंड्रिकल सिस्टम। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हमें इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको किस में ट्रांसफर करना होगा, वो हो जाएगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए ये हो गया एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक क्वेश्चन जो आया था IIT जैम में। ठीक है, अब हमें इक्वेशन क्या दिया गया है, हमें इक्वेशन दिया गया है x² + y² = 16। ठीक है, अब देखिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर एक सिलेंडर के लिए आपको क्या पता है कि x² + y² = ρ² होता है, और ρ² हमारा क्या आता है, ρ² होता है एक सिलेंडर का हाइट। ठीक है, मान लीजिए ये एक सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो इसका हाइट हो जाएगा 0 to 2। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमें ρ² कितना मिल रहा है, 16। तो यहाँ से रो हमें जो मिल रहा है वो है 4। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, हम इसका थोड़ा सा लिमिट लिख लेंगे। ठीक है, तो लिमिट हमारा क्या क्या होगा, तो रो का लिमिट हमें क्या मिला, 0 to 4 अभी हमने निकाले। देन फाई का लिमिट, फाई क्या हो जाएगा, फाई तो हमें पता है वो हो जाएगा 0 to π/2। एंड क्वेश्चन में दिया गया है कि जेड का लिमिट होगा हमारा 0 to 5। तो ये तीनों एलिमेंट्स था, इन तीनों का हमें मिल गया लिमिट। ओके, अब बारी है हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में XYZ है उसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा वो लिख लेते हैं। तो एक्स हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, रो cos फाई। ठीक है, और y हमारा क्या होता है, y होता है रो sin फाई। ओके, एंड जेड जो होता है वो हो जाता है जेड ही, जेड का कोई चेंज नहीं होता। तो अगर हम इसमें रो का वैल्यू पुट कर दे, ठीक है, पुटिंग रो इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा, एक सेकेंड, हमें मिलेगा x = 4 cos फाई, y हमें मिलेगा 4 sin फाई, एंड जेड तो हमारा जेड ही रहेगा। ठीक है, तो चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा जो ए वेक्टर था वो क्या था, हमारा ए वेक्टर था ZI कैप प्लस XJ कैप -3y² ZK कैप। ठीक है, ये था हमारा ए वेक्टर। अगर हम इसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जेड तो जेड ही रहेगा, तो ZI कैप। अब x क्या हो जाएगा, x होगा हमारा 4 cos फाई J कैप। ठीक है, देन माइनस, अब 3y, y क्या है हमारा 4 sin फाई का स्क्वायर, एंड जेड जेड ही रहेगा K कैप। तो यहाँ से हमें जो मिल रहा है वो है ZI कैप प्लस 4 cos फाई J कैप माइनस 4 4 16 16 2 3 48 साइन स्क्वायर फाई जेड के कैप। तो ये मिल गया हमें ए वेक्टर। अगर अब हमें क्या निकालना होगा, हमें क्या करना होगा, सरफेस इंटीग्रल जो होता है ए वेक्टर डॉट ds। तो ए तो हमें पता चल चुका है, लेकिन हमें अब निकालना होगा ds। ठीक है, तो ds सरफेस सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ds हमारा होता है रो d फाई d जेड रो कैप। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो एरिया एलिमेंट ऑफ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या है, रो कैप है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आई कैप के कैप, सॉरी ये हो जाएगा जे कैप, ये थोड़ा सा गलती कर दिया, ये हो गया जे कैप। ठीक है, तो जे कैप एंड के कैप। तो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूनिट वेक्टर, लेकिन ये क्या है, ये तो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करना होगा। तो अगर हम इसको चेंज कर ले तो हमें पता है कि रो कैप हमारा क्या होता है, रो कैप हमारा हो जाता है cos फाई आई कैप प्लस
साइन फाई जे कैप। ओके, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, रो डी फाई डी जेट डॉट कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, रो कॉस फाई डी फाई डी जेट आई कैप प्लस रो साइन फाई डी फाई डी जेट जे कैप। ठीक है, तो अब हमें एफ वेक्टर भी मिल चुका है और डीएस भी मिल चुका है, तो हम सिर्फ इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो सरफेस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस, तो हमें एफ वेक्टर क्या मिला था, एफ वेक्टर हमें मिला था जेट आई कैप प्लस 4 कॉस फाई जे कैप माइनस 48 साइन स्क्वायर फाई के कैप, यही मिला था। जेड आई कैप 4 कॉस फाई जे कैप एंड माइनस 48 साइन स्क्वायर फाई के कैप। ठीक है, हाँ, तो अब डीएस भी हम लिख लेते हैं। डीएस हमारा क्या है, रो कॉस फाई, रो तो नहीं होगा, रो का वैल्यू हमें क्या पता है, रो है हमारा 4, तो हम इसमें वैल्यू भी पुट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू पुट करके हम लिख लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो हम रो का वैल्यू पुट कर देंगे। अब रो है हमारा 4, तो 4 कॉस फाई डी फाई डी जेट आई कैप प्लस 4 साइन फाई डॉट डी फाई डॉट डी जेट जे कैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसका सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई से एंड जे का जे से होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सरफेस इंटीग्रल, तो 4 जेट कॉस फाई डी फाई डी जेड मिल जाएगा पहले पार्ट से, एंड सेकेंड पार्ट से क्या मिलेगा हमें, 4 इंटू 4 16 साइन फाई कॉस फाई डी फाई डी जेट। ठीक है, एंड जो आखिरी टर्म है वहाँ पर तो कोई हमारा यहाँ पर तो के का टर्म है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 के है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ओके, तो अब हम इसका सरफेस इंटीग्रल कर लेंगे। तो कैसे कर लेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है 4 तो हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब जेट डी जेट, जेट का लिमिट क्या था, जेट का लिमिट था 0 to 5 एंड कॉस फाई फाई। ठीक है, ये हो गया पहला वाला। देन डी जेट, ओके, जेट का टर्म क्या है, 0 to 5 एंड साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई का लिमिट क्या था, फाई का लिमिट था हमारा 0 to π/2, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 0 to π/2। ओके, तो साइन फाई कॉस फाई डी फाई। ओके, तो ऐसे आ गया हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्म। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन निकाल ले, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 जेड स्क्वायर बाई 2 0 to 5 इंटू कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन फाई, तो साइन फाई लिमिट 0 to π/2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेट, जेट का लिमिट 0 to 5 एंड साइन फाई कॉस फाई का क्या करेंगे हम, इसमें अगर हम सामने एक हाफ लिख दें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0 to π/2 साइन 2 फाई डी फाई। ओके, तो यहाँ से हमें मिल रहा है पहला जो था 4 इंटू 25/2। अब साइन का वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें, तो साइन का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो साइन π/2 हो जाएगा हमारा 1 एंड साइन 0 तो हमारा देता है 0। ठीक है, तो उसके बाद प्लस 16 जेट से आ जाएगा हमारा 5। ओके, एंड ये रहा हमारा हाफ
एंड साइन 2 पाई का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉस 2 पाई बाई 2, और लिमिट आ जाएगा हमारा 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ तो पहले वाला जो टर्म है वहाँ से मिल जा रहा है 50। ओके, देन सेकेंड टर्म में क्या मिलेगा हमें, 16 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, तो हो जाएगा 4 इंटू 5 तो 20। ओके, और अगर हम इसमें लिमिट पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉस पाई एंड माइनस माइनस प्लस कॉस। ओके, तो ये मिल जाएगा हमें। तो हमारा आंसर आएगा 15 प्लस 20 माइनस कॉस पाई हमारा क्या होता है 1 एंड कॉस 0 हो जाता है 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 15 हमें मिलेगा 15 प्लस 40 जो हो जाएगा हमारा 90। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, तो आप देख सकते हैं कैसे हमने एक सिलेंडर का सरफेस इंटीग्रल निकाल लिए, जो हमारा आंसर दे रहा है एफ डॉट डी एस हो जा रहा है हमारा 90, जो है हमारा आंसर। ओके, तो ऐसे आप एक सिलेंडर का भी सरफेस इंटीग्रल कैसे निकाल सकते हैं वो आपको आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फाइंड फ्लक्स। ओके, आपको फ्लक्स निकालना है ऑफ वेक्टर फील्ड जो है भी, जो हमें दिया गया है आर साइन थीटा आर कैप प्लस फाई कैप प्लस थीटा कैप। ठीक है, ये दिया गया है हमें वी वेक्टर थ्रो हेमिस्फीयर बोल, मतलब एक हेमिस्फीयर बोल दिया गया है हमारा सरफेस ऑफ रेडियस इसका है 1। ओके, बेस ऑन किस पे ये है, बेस ऑन एक्स वाई प्लेन। ओके, एंड सेंटर है किस पे, सेंटर है हमारे ऑरिजिन पे। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम इसका थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं कि ये है कैसा। ठीक है, तो हमें बताया गया है कि एक हेमिस्फीयर बॉल है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। हो गया हमारा सर्कल। अब हमें ड्रॉ करना है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कैसे ड्रॉ करें, तो ये हो गया आपका हेमिस्फीयर। ओके, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, ये हो गया आपका हेमिस्फीयर बॉल। अब कहा गया है कि ये किस पे है, ये है एक्स वाई प्लेन के ऊपर है ये। तो अगर हम मार्क कर लेते हैं, ये हो गया हमारा तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब तीनों जो डायरेक्शन। तो ये जो बॉल है वो बेस ऑन एक्स वाई प्लेन कर रहा है, ये एक्स वाई प्लेन पर बेस कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लेन, ये हो जाएगा हमारा वाई प्लेन, और ये हो जाएगा हमारा जेड प्लेन। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है हमारा ऑरिजिन, मतलब इसका सेंटर, इसका पॉइंट है 0 एंड 0, इसका रेडियस है 1। ठीक है, तो इस पॉइंट क्या हो जाएगा 1 0, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 1। ओके, तो ऐसा कुछ हमारा सिस्टम है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हमें निकालना क्या होगा, हमें निकालना होगा फाइंड फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब हमें इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है सीधे पार्ट में। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि फाइंड फ्लक्स निकालो, लेकिन वहां पर आपको कहा गया है कि आप क्या निकालेंगे, सरफेस
सरफेस इंटीग्रल। तो आपको इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि सरफेस इंटीग्रल ही है फ्लक्स। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, अब देखिए ये जो है v वेक्टर ये किस में है, ये है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x क्या होता है हमारा r साइन थीटा कॉस फाई, y क्या होता है, y हो जाता है हमारा r साइन थीटा साइन फाई, एंड z जो हमारा होता है वो है r कॉस थीटा। ये तो आपको पता ही है। अगर हम r का वैल्यू 1 पुट कर दे, क्योंकि हमारा रेडियस क्या है, वो है यूनिट, मतलब 1 है, तो ये x क्या हो रहा है हमारा साइन थीटा कॉस फाई, y क्या हो रहा है, y हो रहा है साइन थीटा साइन फाई, एंड z जो हो रहा है हमारा कॉस थीटा। ओके, ये तो मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका सरफेस इंटीग्रल जो है वेक्टर डॉट। ठीक है, अब ds हमारा क्या होगा, ds हमारा हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा फाई आर कैप। ओके, एंड आर कैप हमारा क्या आता है, आर कैप हमारा आता है साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई ए कैप प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपको आर कैप मिल चुका है, ये आपको ds वेक्टर भी मिल चुका है, और v वेक्टर तो हमें दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ आप नोटिस कर लीजिए कि हमें आर कैप का तो ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है सर, पहला क्वेश्चन में तो हमने आर कैप को यूज किया था, इसलिए हमने जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का यूनिट वेक्टर था उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूनिट वेक्टर में ट्रांसफर किया था। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पर जो v वेक्टर हमें दिया गया है वो किस टर्म में दिया गया है, v वेक्टर है हमारा r साइन थीटा आर कैप प्लस थीटा कैप प्लस फाई कैप। तो अगर आप नोटिस करें कि इसका यूनिट वेक्टर किस में है, आर कैप थीटा कैप एंड फाई कैप में है, मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही है। तो अगर हम ds डायरेक्ट इसके साथ डॉट कर दे तो हमें कोई भी परेशान नहीं होगा, क्योंकि इस पर भी आर कैप है और इस पर भी आर कैप है, तो कोई भी परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं स्फेरिकल सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल हमारा क्या आएगा, v वेक्टर का वैल्यू पुट कर दें हम, तो v वेक्टर हमारा है क्या है r साइन थीटा आर कैप प्लस थीटा कैप प्लस फाई कैप। अब ds का वैल्यू पुट कर देते हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, r स्क्वायर साइन थीटा एंड डी थीटा डी फाई। ओके, आर कैप पर एक आर कैप आ जाएगा, सेकेंड आर कैप। ठीक है, तो अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर दे तो आर कैप के साथ आर कैप का टर्म ही होगा और बाकी सारे क्या हो जाएगा, बाकी सारा जीरो हो जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डॉट थीटा फाई, बाकी सारे जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर थीटा फाई तो है लेकिन दूसरे ds में थीटा फाई का कोई टर्म नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे इसका लिमिट। ओके, तो आर क्यूब आर मतलब क्या था हमारा, r इक्वल टू 1 था क्योंकि इसका रेडियस 1 था, तो 1 रह जाएगा 1। अब साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, अब थीटा का लिमिट क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2, और बाकी है हमारा फाई का टर्म, फाई का लिमिट क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 जो हो जाएगा फाई। तो सर इसका लिमिट 0 टू पाई बाई 2 क्यों आया, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि सेंटर ऑरिजिन पे है और ये XY प्लेन पे रह रहा है। ठीक है, तो अगर आप थीटा को डिनोट करें, ठीक है, तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, थीटा यहाँ से आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2। अगर आप इस ड्राइंग को देखें तो ये क्या है, हेमिस्फीयर बॉल है, तो इसलिए फाई भी आ जाएगा हमारा
टू पाई बाई टू। ओके, तो हम इसमें लिमिट करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर का जो आपको इंटीग्रल आएगा वो आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। और यहाँ से आपको आ जाएगा, और ये लिमिट तो हमने गलत, ये तो पूरा सर्कल है, ये तो पूरा राउंड मार के ही आ रहा है, ठीक है। तो फाई क्या हो जाएगा हमारा, फाई तो है 2 पाई, ठीक है। फाई तो एक फास्ट ऑक्टेन नहीं है, फाई क्या हो रहा है, पूरा एक राउंड सर्कल ही कवर कर रहा है, तो इसलिए इसका लिमिट आ जाएगा 0 टू 2 पाई। ओके, तो थीटा का लिमिट आएगा 0 टू पाई बाई 2 एंड फाई का लिमिट आ जाएगा 0 टू 2 पाई। ओके, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक। तो अगर हम इसका वैल्यू पुट कर दें तो हमें क्या मिल रहा है, 2 पाई। ओके, तो हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, पाई स्क्वायर बाई 2। तो ये है हमारा आंसर। तो एक चीज़ आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर यहाँ से आप कैसे पाई बाई 4 लिख लिए। तो एक चीज़ हमेशा नोटिस कर लेंगे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा का अगर आपको इंटीग्रेशन दिया गया है तो आप उससे डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन आएगा थीटा बाई 2। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये आपका बहुत सारा टाइम बचा देगा। तो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा हो जाएगा थीटा बाई 2, और उसमें अगर हम लिमिट पुट करते तो हमें मिल जाएगा पाई बाई 4। यहाँ से डी फाई का इंटीग्रेशन से हमें मिल गया क्या, फाई, और फाई का अगर हम लिमिट पुट करते तो हमें फाई का लिमिट क्या था, 2 पाई। तो 5 बाई 4 इंटू 2 पाई जो हमारा आंसर दे रहा है पाई स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि हमारा फ्लक्स इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वी वेक्टर डॉट डी एस क्या आ रहा है हमारा, पाई स्क्वायर बाई 2, जो है हमारा आंसर, ठीक है। तो आज हमने सरफेस इंटीग्रल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो शायद इन सारे क्वेश्चनों से आपको पता चल चुका है कि कैसे हम सरफेस इंटीग्रल को निकाल सकते हैं और कैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या फिर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है लिमिट ऑफ स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल मतलब बहुत सारे के स्फेरिकल सिस्टम होता है, जैसे फुल स्फीयर, हेमिस्फीयर, लोअर हेमिस्फीयर, फर्स्ट ऑक्टेन, तो उसमें लिमिट कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं फुल स्फीयर के लिए। फुल स्फीयर, तो फुल स्फीयर में क्या होगा, तो फुल स्फीयर में लिमिट कुछ इस तरह का होगा कि आर तो हो जाएगा हमारा 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। थीटा हमारा क्या होगा, थीटा हमारा होगा 0 टू पाई, लेकिन ये इनफाइनाइट तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि देखिए अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करें, ये हो गया हमारा स्फीयर, ठीक है। स्फीयर कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है आर्थ की तरह, वेट अ सेकेंड, ये हो गया हमारा स्फीयर। ओके, तो अगर इसका रेडियस ए हो, ठीक है, अगर इसका रेडियस ए हो तो इसका रेडियल वेक्टर कहाँ तक जा सकता है, 0 टू ए जा सकता है। मतलब मिनिमम तो ये 0 हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो मैक्सिमम क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ हमारा ए, एंड मिनिमम कुछ मिनिमम हो जाएगा वो सेंटर पे, तो ये लिमिट हो जाएगा 0 टू, ओके। तो थीटा का लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई, एंड पाई का लिमिट क्या हो जाएगा, पाई का लिमिट हो जाएगा 0 टू 2 पाई, ओके। तो यहाँ से आपको लिमिट पता चल चुका है। नेक्स्ट है हमारा हेमिस्फीयर, नेक्स्ट है स्फीयर। तो हेमिस्फीयर का लिमिट क्या आएगा, हेमिस्फीयर का लिमिट आएगा, हेमिस्फीयर मतलब जो लास्ट क्वेश्चन हमने कहा करा है उसका लिमिट, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसका आर का लिमिट हमें क्या पता चला, आर का लिमिट हो जाएगा फिर से 0 टू ए, क्योंकि उसका रेडियस जब ए होगा तो लिमिट हो जाएगा 0 टू ए। थीटा का लिमिट क्या आएगा, थीटा का लिमिट आएगा 0 टू
π/2, ओके। एंड फाई का लिमिट क्या आएगा हमें, फाई का लिमिट हमें आ जाएगा जो 2π, ओके। जो मैथ हमने लास्ट टाइम किया है उसका लिमिट देखिए सेम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट है वो है लोअर हेमिस्फीयर, ठीक है। जो है वो है तीसरा टाइप, वो है लोअर हेमिस्फीयर। तो लोअर हेमिस्फीयर में लिमिट कैसे होता है, तो इस पर भी आर का लिमिट तो सेम ही रहेगा। आर हो जाएगा हमारा 0 to a। थीटा हमारा क्या आएगा, थीटा हमारा हो जाएगा π/2 to π, ठीक है। क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा हेमिस्फीयर का उल्टा, कुछ ऐसे। हेमिस्फीयर हमारा कैसा था, ऐसा, ठीक है। लेकिन लोअर हेमिस्फीयर कुछ ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए थीटा का लिमिट आ जाएगा π/2 to π, ठीक है। अब फाई का लिमिट क्या आ जाएगा, फाई का लिमिट आएगा 0 to 2π, ओके। तो सिर्फ थीटा का चेंज होगा अगर वो लोअर हेमिस्फीयर हो गया तो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है स्फेरिकल, वो है फास्ट ऑक्टेन। क्योंकि फास्ट ऑक्टेन से आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन आया है, तो फास्ट ऑक्टेन में थोड़ा लिमिट हम अच्छे से लिख लेते हैं कि कैसा लिमिट होता है फास्ट ऑक्टेन में। तो फास्ट ऑक्टेन में हमारा आर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि रेडियस तो उसमें उस पर भी सेम ही होता है। तो आर हो जाएगा हमारा 0 to a। लेकिन थीटा और फाई क्या हो जाएगा, थीटा होगा हमारा 0 to π/2 एंड फाई हमारा क्या आएगा, फाई आएगा हमारा 0 to π/2, ओके। तो ये रहा हमारा कुछ स्फेरिकल सिस्टम का लिमिट, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल, ओके। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखने लिख ले कि हमने लाइन इंटीग्रल सीख चुके हैं, उसके बाद सरफेस इंटीग्रल भी सीख चुके हैं। तो इंटीग्रल में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो अब हम वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, पी ए वेक्टर डॉट, ठीक है। ऐसे हम एक वेक्टर का वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इसका कोई डिटेल्स नहीं है। अगर आपको इसको समझना है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन से ही इसको समझ आ जाए, ठीक है। तो हम इसका और कोई डिटेल्स नहीं पढ़ के हम थोड़ा चले जाते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको एक वेक्टर दिया जाएगा, मान लीजिए ए हो गया हमारा x y z²। तो आपको कहा गया है कि फाइंड वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर प्रिज्म, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में एक प्रिज्म भी ड्रॉ की तरफ से दिया गया है, हम उसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपको पहले ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, ठीक है। इसमें ये हो गया एक्स लाइन, ये हो गया आपका जेड लाइन, और ये हो गया आपका वाई लाइन, ओके। तो ऐसे आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है और इसमें एक प्रिज्म ड्रॉ करा गया है। तो प्रिज्म को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, 10 सेकेंड। तो ये ऐसे तक, ओके, फिर तक, ये लाइन ड्रॉ किया गया है, एंड आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा ड्राइंग दिया गया था, ठीक है। जिसमें ये एक्सिस हो गया आपका x, ये एक्सिस हो गया आपका y, एंड ये एक्सिस आपको दिया गया है z, और जिसमें इस पॉइंट को दिया गया है 1
0 0, इस पॉइंट को दिया गया है 0 1 0, एंड ये जो पॉइंट है इसको दिया गया था तो एंड। तो आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपको लिखा था कि ए वेक्टर इक्वल टू, सॉरी ये वेक्टर नहीं, ये स्केलर फंक्शन है, ए इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर एंड फाइंड वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर प्रिज्म गिवन, जो प्रिज्म को यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो सर ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करें? तो देखिए आपको करना क्या है, आपको तो वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है जिसको हम आई वी से डिनोट करते हैं। तो आई वी कैसे लिखते हैं? ऐसे वॉल्यूम इंटीग्रल, सॉरी एस नहीं, ए वेक्टर डॉट डीवी से। ओके, अब ए वेक्टर हमारा क्या है? ए वेक्टर है हमारा एक्स वाई जेड स्क्वायर, और डीवी हमारा क्या है होता है एक्स डॉट डी वाई डॉट जी जेड। ये क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम एलिमेंट। ये तो आपको बताया ही था जब हम एरिया एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट ये सब सीख रहे थे, तो आपको तो ये पता ही है। तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, आपको तो दिख रहा है कि एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है, जेड का भी टर्म है, और यहाँ पर डी एक्स डी वाई डी जेड भी है। तो क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स वाई डी वाई एंड जेड स्क्वायर डी? सर ऐसे करके हम इसका वॉल्यूम क्या निकाल सकते? नहीं, इस तरह से आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जेड इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पर तो जेड किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन व्हाट एक्स वाई आर डिपेंडेंट है। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन से आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जेड तो हमारा यहाँ पर देखिए, जेड हमारा इंडिपेंडेंट है, ये एक्स एंड वाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अब देखिए ये जो एक्स वाई है ये आपस में डिपेंड कर रहा है। तो सर कैसे डिपेंड कर रहा है? तो देख लेते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस हो गया, सेकेंड ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और इसमें हमारा जो 0 1 0 एंड 1 0 0 जो पॉइंट है वो कैसे ड्रॉ किया गया है? तो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया। तो अगर मान लीजिए कि ये एक्सिस है हमारा एक्स एंड ये एक्सिस है हमारा वाई, एंड ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा 1 0 एंड 0, एंड ये जो पॉइंट है हमारा ये हो गया हमारा 0 1 एंड, ठीक है, एंड ये तो है हमारा ऑरिजिन। ओके, तो देखिए ये इस वाला पार्ट है, तो हम इस वाला पार्ट को हम यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। तो अगर हम स्लोप निकालें, इसका स्लोप हमें क्या मिलेगा? तो अगर हम निकालें तो हमें कैसा स्लोप निकलेगा? 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 0 माइनस 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -1। तो देखिए इसका स्लोप है -1, और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हम इसमें m का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? y इक्वल टू -1 एक्स प्लस सी, और यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल रहा है, और हमारा कांस्टेंट क्या है? 1 ही है। तो y इक्वल टू -1 एक्स प्लस 1, कांस्टेंट तो 1 ही है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या मिल रहा है? y प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं? डिपेंडेंट। ये आपस में डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है जैसे जेड था हमारा। तो आप ऐसे इक्वेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब हम करें क्या? तो अब देखिए हमें क्या मिल चुका है, जस्ट सेकेंड, हमें एक इक्वेशन मिला स्ट्रेट लाइन का जो है y प्लस एक्स इक्वल टू 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन हम समझ लेते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या था? इंटीग्रेशन था x
वाई जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ठीक है, अब इसमें जेड का टर्म तो हमारा इंडिपेंडेंट था, तो जेड को हम अलग कर लेते हैं, तो जेड स्क्वायर डी जेड एंड बाकी का जो टर्म था एक्स वाई एक्स डी वाई। अब जेड का लिमिट क्या था पिक्चर में 0 to 3, तो हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा जेड क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 3 एंड इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन होगा एक्स वाई डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 9 डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डॉट। ठीक है, तो यहाँ तक तो सभी सही है। अब बारी है एक्स वाई का इंटीग्रेशन निकालना। तो देखिए यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला है y प्लस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर आप पहले y का इंटीग्रेशन करना चाहे तो आपको करना क्या होगा, आपका y का लिमिट लेना होगा 1 माइनस एक्स। ओके, तो आपको कुछ इस टर्म में लिखना होगा अगर आप y का इंटीग्रेशन पहले करना चाहिए। तो हमारा इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन था 9 डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो अब हम इसमें कर देते हैं 9 पहले वाले में पुट कर देते हैं 1 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स वाई वाई एक्स, तो हम किसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं y का, तो हमें क्या मिलेगा 9 इंटीग्रेशन एक्स वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एंड लिमिट है हमारा 0 to 1 माइनस एक्स एंड डी एक्स। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमने जस्ट इसका जो वैल्यू है वो पुट कर दिया, लिमिट जो है वो पुट कर दिया, तो हमें अब क्या मिल रहा है 9/2 इंटीग्रेशन एक्स 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब आई हमें क्या मिल रहा है 9/2 इंटीग्रेशन एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। ओके, तो अब देखिए हमारा जो लास्ट में जो इंटीग्रेशन बचा है उसमें सिर्फ किसका टर्म है, सिर्फ x का टर्म है, इसमें कोई y भी नहीं है z भी नहीं है, तो हम सिर्फ इसका लिमिट पुट कर देंगे जो है हमारा 0 to 1। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा 9/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 क्यूब बाई 3 प्लस x4 बाई 4 लिमिट 0 to 1। अगर हम इसमें लिमिट पुट कर दे तो हमें मिल जाएगा 9/2 हाफ माइनस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, तो हमारे जो आखिरी आंसर आ रहा है वो है 9/2, यहाँ पर 2 3 4 मतलब 12 आ जाएगा, तो 6 माइनस 4 प्लस। ओके, अगर आप इसका कैलकुलेशन कर दे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो है 6 + 3 9, तो 45/2। ठीक है, तो आपको कुछ आंसर ऐसे मिलेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है या नहीं। तो 2/3 सेकेंड, तो यहाँ पर तो 2 था ना, यहाँ पर तो 2 था क्योंकि 2x³ था, यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 9/2 to 1/12। ओके, तो जो आंसर आएगा वो होगा 9/24। ओके, तो आप देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था आपको एक स्केलर फंक्शन दिया गया था एंड फाइंड वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर दिस प्रिज्म। तो ओवर द प्रिज्म आपका वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे निकला, आपका जो आंसर है वो है ए वेक्टर डॉट बी, वो है हमारा 9/24 या फिर
3/8। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, तो देखिए कैसे आप वॉल्यूम इंटीग्रल कर सकते हैं, वो आपको एक क्वेश्चन से पता चल चुका है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिससे आपका बेसिक और भी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आया था BA। तो क्वेश्चन जो है वो है, आपको एक सिलेंडर दिया गया है, सिलेंडर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, जो है फर्स्ट ऑक्टेन, फर्स्ट ऑक्टेन पे ये जो सिलेंडर है ट्विन जेड इक्वल टू 0 एंड x माइनस जेड इक्वल टू 0। तो आपको कहा गया है कि फाइंड वॉल्यूम। ठीक है, तो और इसके साथ एक ड्राइंग भी था, तो हम उस ड्राइंग को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसे दिया गया था, ऐसे आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया था जिसमें ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस एंड ये हो गया आपका z एक्सिस। ठीक है, इसमें सिलेंडर जो था वो कुछ इस तरह का था। ये हो गया आपका सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा एंड ये हो गया आपका सिलेंडर का नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, और ये हो गया आपका सिलेंडर का जो प्लेन सरफेस होता है, प्लेन नहीं सरफेस होता है साइड वाला। तो ये आपका कुछ सिलेंडर दिया गया था। ठीक है, जिसमें आपको कहा गया था कि ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस एंड ये है आपका z एक्सिस एंड ये जो z है, ठीक है, ये जो लाइन है ये ड्रॉ किया गया था। ये है आपका पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो डॉटेड लाइन आप ड्रॉ करेंगे एक्सिस पे ऊपर, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि ऐसे आपको एक सिलेंडर दिया गया है जो फर्स्ट ऑक्टेन में है और उसका लिमिट z इक्वल टू 0 से 3x माइनस जेड इक्वल टू 0 है एंड उसका जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब आपको करना क्या है, आपको करना है इसका वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, तो आप देखिए आपको जो इक्वेशन दिया गया है जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है वो है 3x माइनस जेड इक्वल टू 0। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर x हम कह सकते हैं कि x हमारा जो है वो है हमारा इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हम कर देते हैं x को इंडिपेंडेंट और इसका लिमिट लिख लेते हैं x 0 टू। तो सर आप कैसे 0 to 2 लिख लिए, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया था कि ये पॉइंट 2 का है और अगर हम इस पे एक्स प्लेन पे अगर हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करें तो ये क्या है, ऑरिजिन हमारा 0 0 एंड ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 2 0। तो देखिए ये क्या है, ये तो इस सिलेंडर का आखिरी हिस्सा है, मतलब एक्स का लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 2। तो यहाँ से हम आपको बताया कि एक्स का लिमिट हो जाएगा 0 to 2। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं वाई का। तो देखिए हमारा जो इक्वेशन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 था। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स को तो हमने कह दिया कि एक्स हमारा इंडिपेंडेंट है, तो अगर एक्स इंडिपेंडेंट हो गया तो वाई क्या होगा, वो डिपेंडेंट होगा। वो डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो वाई का लिमिट हमारा क्या आ जाएगा 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब जेड का लिमिट, जेड हमारा क्या था, जेड का जो ये हो गया हमारा पहला जो इक्वेशन था। अब दूसरे वाला जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x माइनस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x तो हमारा है इंडिपेंडेंट, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा डिपेंडेंट के ऊपर, डिपेंडेंट x के ऊपर। तो जेड का लिमिट हमें क्या मिल जाएगा कि जेड हमें मिलेगा 0 to 3x, क्योंकि आपको देख रहा है कि जेड हमारा क्या है, जेड इक्वल टू 3x।
अब हम इसका जो लिमिट हमने निकाला है उसको हम पुट कर देंगे इसके वैल्यू में, मतलब जो इंटीग्रेशन है उसमें हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन था वो था कुछ इस तरह का कि dx डॉट dy डॉट dz, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना था। अब देखिए हमारा किस टर्म था, हमारा जो x था वो था इंडिपेंडेंट एंड बाकी जो सारा है वो क्या है, वो है डिपेंडेंट। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, हम जेड का इंटीग्रेशन करें। तो जेड का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड का हम लिमिट पुट कर देंगे, तो 0 to 3x dx dy dz। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा डबल इंटीग्रेशन 3x dx dy। ओके, तो ये मिल गया हमें। अब बारी है हम किसका करेंगे, हम करेंगे y का। तो y का लिमिट क्या था, 0 to √4 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 3x y। लिमिट क्या है, लिमिट है हमारा 0 to √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है dx। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब इसका लिमिट क्या हो जाएगा, इसका लिमिट होगा, x का क्या लिमिट था, x का लिमिट था 0 to 2 था, 2 ही तो था, एक बार चेक कर लेते हैं। तो x का लिमिट हमारा क्या था, हाँ 0 to 2 था, ये 2 0 था, तो 0 to 2 है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लें, तो इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं कि ये जो टर्म है √4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये है टी स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2t dt इक्वल टू माइनस 2x dx। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, अगर हम दोनों तरफ से निकाल लें 2 को, तो dt इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 क्योंकि हम बाद में इसका वापस से x में ही कन्वर्ट करने वाले हैं, तो 3 तो कांस्टेंट हो गया। अब बीच में जो √4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख लिए थे, इसको हम लिख लिए थे टी स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा हमारा टी। ओके, क्योंकि टी स्क्वायर क्या है, वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब टी हमारा है √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो होगा वो सिर्फ टी होगा, तो 3t। अब x dx है, लेकिन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉट माइनस टी डी टी। ओके, तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस 3t स्क्वायर डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3t³ माइनस, और अगर हम इसका लिमिट क्या था 0 to 2, अगर हम इसको फिर से x में कन्वर्ट कर ले तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 3x³, नहीं x³ तो नहीं, जस्ट सेकेंड, तो थोड़ा इस साइड में कर लेते हैं तो आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो अगर इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं तो -3t हमारा क्या था, ये हमारा था √4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसका क्यूब डिवाइड बाई 3, लिमिट है हमारा 0 to 2। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, -3/3। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू 2 पुट कर दे तो क्या मिलेगा, 4 माइनस 4। ठीक है, उसका होल क्यूब। अगर हम इसमें 0 पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 4 माइनस 0 का होल क्यूब। ठीक है, तो सामने वाला ये तो हो जाएगा हमारा -1, और बीच में जो है यहाँ पर क्या है 4 माइनस 4, तो 0 आ जाएगा, तो 0 का क्यूब 0।
माइनस ये 4 है, 4 का रूट अगर करें तो आपको 2 मिल जाएगा, और 2 का क्यूब मतलब 8। ठीक है, तो देखिए सामने -1 है और यहाँ पर -8 है, तो -1 इंटू -8, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर जो है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस सिलिंड्रिकल सिस्टम या सिलिंड्रिकल बॉडी। तो आपका आंसर जो निकला है वो है वॉल्यूम V इक्वल टू 8। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे आसान तरीकों से इसका जो वॉल्यूम इंटीग्रल हमने किया है उसमें धीरे धीरे उसका लिमिट पुट करके उसके इक्वेशन की मदद से हम कैसे उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपसे हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे चले जाते हैं जो है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन में पूछा गया है लेट यू बी एन आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम कौन। अब सभी ने आइसक्रीम कौन खाए हैं, तो आइसक्रीम कौन विथ जो इक्वेशन है जेड इक्वल टू 3x² प्लस y²। ठीक है, एंड अबव बाई क्या दिया गया है, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 4। फाइंड वॉल्यूम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि आपको एक u जो है एक आइसक्रीम कॉर्न जिसका दोनों इक्वेशन दिया गया है, एक है z इक्वल टू 3√3x² प्लस y², और एक है x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 4। ठीक है, तो एक कॉर्न कैसा होता है, वेट हो गया। तो ऐसे कॉर्न का नीचे वाला हिस्सा होता है और ऊपर क्या होता है, ऊपर एक सर्कल हो जाता है। वेट अ सेकेंड, तो हम इसका सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया कॉर्न का हमारा आइसक्रीम का नीचे वाला हिस्सा, एंड जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कुछ तरह का हो। तो ये हो गया हमारा आइसक्रीम। ठीक, तो अब आपको बोला गया है कि आर हमारा ये है हमारा ओरिजिन, बस सेंटर एक्सिस लाइन। ठीक है, और ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन, तो यहाँ से है हमारा रेडियस, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो आर आपको कॉमन ही पता है, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आर का कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो वो हम पता कर लेते हैं और हम निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो सिस्टम है, ठीक है, आपको ये कौन अगर आप इसको बारी बारी में काट दें तो आपको हर एक पोजीशन में क्या मिलेगा, एक सर्कल या फिर एक स्फीयर का कटा हुआ हिस्सा। देखिए इसका ऊपर वाला हिस्सा ये भी एक सर्कल ही है, के अंदर जो जो भी हिस्सा आप देख लीजिए ये सारे क्या है, एक सर्कल ही है। और आपको पता क्या है कि अगर हमारा सिस्टम सर्कल हुआ तो आपको किस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करना होगा, आपको करना होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये तो सबको ही पता है कि अगर हमारा सिस्टम हो गया स्फेरिकल मतलब सर्कल या फिर एलिप्स तो हम यूज करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम वॉल्यूम कैसे निकालते थे, हम निकालेंगे r² साइन थीटा dr d थीटा, एंड ये था हमारा वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे हम वॉल्यूम एलिमेंट को लिखते थे। अब हमारा बारी है हमें लिमिट ढूंढना होगा। अगर हम लिमिट ढूंढ लिए तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही आसान। ठीक है, अब बारी है आर का। आर का लिमिट क्या होगा, देखिए आपको जो सेकेंड वाला इक्वेशन दिया गया है वो क्या है, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 4। अगर
आप देखिए ये क्या है, एक स्फीयर का इक्वेशन ही आपको दिया गया है। क्या कैसे होता है स्फीयर का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन कर ले तो आपको क्या मिल रहा है, आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू देगा हमें, ये देगा हमें 2। तो आप कह सकते हैं कि आर का वैल्यू, आर का लिमिट क्या हो गया, 0 to 2। नेक्स्ट किसका लिमिट हमें जानना है, हमें जानना है फाई का। ठीक है, अब देखिए ये एक पूरा सर्कुलर पाथ ही कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, कोई बीच में कोई काट नहीं है, तो फाई का लिमिट हो जाएगा 0 to 2 पाई। ओके, तो आर का लिमिट हमें मिल गया, फाई का भी लिमिट मिल गया, लेकिन ये तो एक कौन है, इसमें तो कोई स्फेयरिकल नहीं है, स्फेयर नहीं है। तो हमने कह दे कि इसका थीटा का लिमिट हो जाएगा 0 to पाई या 0 to पाई बाई 2। लेकिन तो सर हम इसका थीटा का लिमिट कैसे निकालें, तो थीटा आपको पता ही था कि इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हमारा थीटा क्या होता है, tan इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। ये फॉर्मूला तो सभी को आप पता ही है कि थीटा हमारा क्या होता है, tan इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। और ये था हमारा आर का फॉर्मूला, इससे हम आर निकालते थे। और फाई का फॉर्मूला हमारा क्या था, फाई था हमारा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये तीनों इक्वेशन ही तो था हमारा, जो आर थीटा फाई हम निकालते थे। तो अब थीटा का लिमिट हम निकालें कि थीटा हमारा क्या आ जाएगा, तो tan इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। तो सर एक्स कहाँ है, वाई कहाँ है और जेड कहाँ है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया गया है, वो है हमारा जेड इक्वल टू रूट ओवर 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा सजा लें तो आपको क्या ये फॉर्म मिल जाएगा, 1 बाई रूट 3 इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। देखिए हम रूट 3 को इस तरफ लिया है और जेड को आपका राइट साइड पर ले गए, तो आपको इस फॉर्म मिल गया। तो देखिए tan इनवर्स जो था रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जेड था। अब एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड हमें क्या मिला, हमें मिल गया tan इनवर्स 1 बाई रूट 3। और tan इनवर्स 1 बाई रूट 3 हमारा क्या होता है, पाई बाई 6। तो हमारा थीटा का लिमिट क्या हो गया, हमारा थीटा का लिमिट हो गया तो 2 पाई बाई 6। तो देखिए कैसे आप इन तीनों का लिमिट निकाल। ठीक है, ये रहा आर थीटा एंड फाई का लिमिट। ठीक है, तो हमें आर थीटा फाई का तो लिमिट मिल गया, तो हम क्या करें, हम सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करें। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या था, हमारा इंटीग्रेशन था आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई, तो हो जाएगा हमारा डी भी। ठीक है, तो अब हम तीनों को सेपरेट कर ले, क्योंकि हर एक आर थीटा एंड फाई है हमारा इंडिपेंडेंट, में कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो आर स्क्वायर डी आर एंड साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है, सर कैसे आप कह दिए कि ये आपस में डिपेंड नहीं कर रहे। देखिए अगर ये आपस में डिपेंड करते तो आपको हर एक पार्ट का इंडिपेंडेंट लिमिट नहीं मिलता। देखिए आर का लिमिट क्या है, 0 to 2, इसमें कोई फाई या थीटा का टर्म नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। फाई का जो लिमिट है वो देख लीजिए 0 to 2 पाई, इसमें भी आर और फाई थीटा का कोई टर्म नहीं है, तो ये भी इंडिपेंडेंट। और थीटा का देख लीजिए 0 to पाई बाई 6। तो सारे ही जो हुए आर थीटा एंड फाई वो हो गया इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आप हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे। आर का लिमिट क्या था, 0 to 2, थीटा का क्या हो गया 0 to पाई बाई 6 एंड पाई का है हमारा 0 to 2 पाई। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 लिमिट हो जाएगा हमारा 0 to 2 इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिमिट हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 इंटू डी फाई, मतलब यहाँ पर तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा 2 पाई। ठीक है, अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा 8 बाई 3 इंटू माइनस कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 होता है हमारा 0 एंड प्लस 1। ठीक है, एंड
2 पाई। ये हो गया हमारा आंसर। सॉरी, ये तो 5/2 नहीं, ये तो है 5/6। ओके, वेट अ सेकेंड, ये क्या है 5/6। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस कॉस पाई/6। पाई/6 कॉस का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो माइनस √3/2 और कॉस 0 मतलब +1। ठीक है, तो ऐसा कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगा। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो क्या मिल जाएगा, 8/3 इंटू, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, और ये रहा हमारा 2 पाई। तो ये 2 2 तो हम काट सकते हैं, तो हमें आंसर क्या मिला, 8/2 माइनस √3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये जो आपको कॉन दिया गया था, जो आइसक्रीम का कॉन है, जब आप आइसक्रीम खाते हैं आपको ध्यान नहीं रहता, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है 8/2 माइनस √3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो आपको पता चल चुका है कि आप जो आइसक्रीम खाते हैं उसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सभी को पता चल चुका है कि कैसे हम वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, और पहले लेक्चर में हमने सीख लिए थे कैसे हम लाइन इंटीग्रल निकाल सकते। तो आज के लेक्चर यही तक था। हमने सीख लिया सरफेस इंटीग्रल, फिर उसके बाद सीख लिया हमारा जो वॉल्यूम इंटीग्रल, एंड उससे पहले हमने सीख लिए थे कैसे लाइन इंटीग्रल सीखने वाले हैं हम। तो हमारा इंटीग्रल का जो पोर्शन है वो तो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम बाकी वेक्टर का जो थ्योरम है, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, उसके बारे में सीखेंगे कैसे हम इस थ्योरम को यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस।